अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कुछ बच्चों का बार बार ये आ रहा था कि इसको कंप्लीट किया जाए, तो इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैंने जैसे कि पहले बताया बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हर शख्स, हर बंदा इस काम से जुड़ा हुआ है डेली बेसिस पे, कि वो जो चीज़ें हैं रोज़ देखता है, रोज़ उसके सामने होती हैं। हम अक्सर बहुत सारे लोग आपस में प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं, वो किस बेस पे कर रहे होते हैं। हम अग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं, किस बेस पे, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर इन चीज़ों का हमें नहीं पता। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही किस कहते हैं, एक ईज़ी वे से, एक तो याद हो जाएंगे ये डेफिनेशंस, और दूसरा क्या है, इसको आप जो है ना वो फिंगर टिप्स पे कर लेंगे, और इसका जब नेक्सस बनाते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाती हैं। चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये आपका ईयर है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले क्या चीज़ होती है याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक होती है क्या, इनविटेशन टू ट्रीट। इनविटेशन टू ट्रीट क्या होता है? देखिए, आपके सामने डिस्प्ले पे जूता लगा हुआ है, दैट इज ऑफर? नॉट एट ऑल, दैट इज प्री ऑफर, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू ट्रीट। ऑफर मीन कि भाई आप खरीदेंगे, आप कहते हो जी यस, तो दैट इज ऑफर। वो क्या हुई? प्री ऑफर। प्री ऑफर आर इनविटेशन टू ट्रीट। इनविटेशन यानी आप कुछ चीज डिस्प्लेड है, आप देखते हो ईसीएस पे, लाइक सेल लगी, मैकडोनल्ड पे ये बर्गर आ गया, ठीक है, और फलां जगह पे ये टीवी पे सैमसंग की ये चीज़ें आ गई, ये डिस्काउंट पे लिखी हुई हैं, आप आएँ। वो जितनी होर्डिंग्स हैं, जितनी एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो सारी क्या है? इनविटेशन टू ट्रीट, एट दैट इज आल्सो कॉल्ड प्री ऑफर्स। ठीक है, उसका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये देखिए, उनका ऑफर के साथ या एक्सेप्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उसको देखकर आप ऑफर कर सकते हो, सर ये जूता दीजिएगा, क्योंकि 500 का है, आप पे दे दे। अब देखिए, 500 का है मीन ऑफर है ना। आप कहते हो सर मुझे जूता खरीदना है, उन्होंने कहा दें जी, दे लिया। आप अब आजकल ये प्राइस बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऊपर टैगिंग होती है, आपको पता होता है ये इतने का आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब देखिए, वो इनविटेशन टू क्या है? ट्रीट। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ज़्यादातर, अब मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, जो लोग खुद को नुमायां कर रहे होते हैं, खुद मुझे मार, आ बैल मुझे मार वाली बात, ज़्यादातर आप देखते हो हमारे मुआशरे के अंदर उनको कोई कुछ नहीं कह रहा होता, जो एक प्रॉपर ड्रेसेस में होते हैं, प्रॉपर एक उस वे में होते हैं। लाइक एक वकील है तो वकील का प्रॉपर ड्रेस है, उसको पता है ये वकील है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और है उस जैसा है, तो फिर वो उससे एक शुबहात में है। लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ कि फ़ीमेल्स ज़्यादातर, मतलब हमारे मुआशरे में, तो वो भी ज़्यादातर यही चीज़ें करती हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों को मैं नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ इनविटेशन टू ट्रीट की क्या चीज़ एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल ये है, जितनी होर्डिंग्स लगी होती हैं, जितने पम्फलेट छप के आ रहे होते हैं, वो सब क्या होता है? इसको प्री ऑफर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री ऑफर। दिस इज नॉट ऑफर बट प्री ऑफर। जैसे हम कहते हैं प्री नाइन्थ से पहले, नाइन्थ नहीं है बट है क्या? नाइन्थ ही है। तो ये दैट इज प्री ऑफर, प्री प्रपोजल, प्री प्रपोजल। तो अब यहां से स्टार्ट होगा आपका प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल और ऑफर। ऑफर अब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कुछ ना करने की ऑफर, भाई तुम्हें ये कहता हूँ ये तुमने नहीं करना, आप कहते हो ठीक है नहीं करूँगा, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है, निगेशन की तरफ भी एंड अफर्मेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऑफर दोनों में, टू डू और नॉट टू डू, और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग,
ठीक है, वही बात। तो वो क्या है आपका प्रपोजल। प्रपोजल को क्या कहते हैं? ऑफर, ऑफर। और ऑफर इसके उर्दू में क्या कहते हैं? इजाब, इजाब। इजाब। ठीक है, इजाबो कबूल कभी वर्ड सुना होगा। आपका जो मैरिज है ना, मैरिज, दैट इज आल्सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज मैरिज इज आल्सो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैरिज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इजाब करता है, एक शख्स इजाब करता है जी तुम्हें फलां शख्स कबूल है, दैट इज ऑफर। और उस ऑफर के साथ दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या है? कबूल। जो मौलवी कर रहा होता है वो ऑफर कर रहा होता है। एक्चुअली मौलवी को आप, उसने क्या किया होता है, वो लड़के के बिहाफ पे आपसे पूछ लेता है कि ये फ़लाँ औरत, फ़लाँ लड़की, फ़लाँ की जो बेटी है, दुख्तर है, वो आपको इस हक महर में मुझे इन्होंने ऑफ क्या किया है, अपॉइंट किया है कि मैं आपसे क्या करूं, ये बातें पूछूं। तो सर इसका मतलब फिर लड़की और लड़का खुद भी जी जी जी, ये सबसे बेहतरीन निकाह ये होता है कि लड़का और लड़की आपस में खुद, दो लड़के मुकर जाते हैं सर सर। सुन लें, वो इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, विटनेसेस, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में कहाँ मुकरा जाता है? मुकर तो इंसान शादी करके भी जाता है, कहता मैंने नहीं करनी, तलाक दे दी, तो वो तो तलाक हो गई ना। अभी उस बात पे हम नहीं आ रहे, अभी बेस पे हैं, बेस को समझने की बात है। प्रपोजल वो ही, कौन सी? इजाब। और कबूल क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। अब इजाब की डेफिनेशन 2A में है, ठीक है, और एक्सेप्टेंस कबूल की 2B में है, तो वो कबूल हुआ। जब इजाब कबूल हो जाता है तो दैट बिकम अ प्रॉमिस। याद रखिए, हम रोज प्रॉमिस करते हैं, प्लीज मेरे से प्रॉमिस करो, प्लीज तुम ये करोगे, तुम ये करोगी, तुम फलां करोगे, दैट इज ऑल आर प्रोमिसेस। लेकिन रोज प्रॉमिस टूटता है, मंगनी रोज टूटती है। आप उसके खिलाफ दावा कर सकते हो, केस कर सकते हो? आंसर इज नो। वजह, इसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। दूसरी, इसका जो है वो कॉन्सेप्ट, वो आपके लॉ में भी नहीं है, ठीक है। प्रॉमिस जरूर है, बट प्रॉमिस को इन्फोर्स करवाने का, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, हाँ, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। गॉट इट? अच्छा, अब जब प्रॉमिस हो जाता है तो अब पार्टियां तो दो है ना इसके अंदर, एक प्रॉमिसर होगा, एक करने वाला होगा प्रॉमिस, एक जिसने प्रॉमिस ही होगा, हाँ कबूल किया, जिसके साथ किया। तो पार्टियां दो होती, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। तो एक्सेप्टेंस की भी 2B में है एंड प्रॉमिस भी 2B में ही है। अब जब ये दो पार्टियां इसमें आ गई तो दोनों को उसने डिफाइन 2C में कर दिया है। इस तरह याद भी करेंगे तो एक सीक्वेंस भी रह जाएगी। The party who made the promise is called promiser, is called promisee। तो ये तो आपको आसानी से, बहुत आसानी से याद भी हो रही है ना साथ में। अब देखिए, ये प्रॉमिस शादी जो है एवं नहीं होती। मौलवी जो बोल रहा होता है, कहता है कुड़िए फलां वल्द फलां आपको इतने हक महर के इवज कबूल है, वो कहना जी कबूल है, या वो कहती कबूल है। हक महर, दैट इज कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या है? जिसके हक, जिस पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है, without consideration there shall be no contract। नो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, with and there may be certain that is a gift, that is called a gift but not a, जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होती उसको गिफ्ट कहा जा सकता है, but contract नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा सर, कंसिडरेशन जो है ना वो इन डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कंसिडरेशन मीन डिजायर, डिमांड, डिजायर, ख्वाहिश। मैं इस
चीज़ पे मुझे आप 1 किलो घी ला के दोगे, तुम 1 किलो घी दे दोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अच्छा, यानी मुझे मोबाइल दे दोगे मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। कैश फॉर्म में भी हो सकती है या नहीं? किसी फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। जब ऑफर एक्सेप्टेंस होके प्रॉमिस बनता है तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आती है दैट बिकम एन एग्रीमेंट, दैट बिकम एन अग्रीमेंट। और ये याद रखिए अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। वो अग्रीमेंट जब वो enforce अब अगर अग्रीमेंट हुआ, नकाह हो गया, अब कोई भागे टूटे तो फिर क्या कर सकते हो? कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता है। इन्फोर्स की बेस पे अग्रीमेंट की बेस पे जाते हैं ना कि मेरा इसके जनाब नकाह हुआ है ना, ऐ देखो मेरे को अग्रीमेंट है, अब इसको इन्फोर्स करवाओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, तो सर ये जो वर्ड बीच में इन्होंने लटकाया हुआ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की, इसकी क्या स्टेटस है? बहने यही तो अर्ज कर रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्रीमेंट भी तो लीगली होता हाँ, लीगल नहीं होता। हाँ, यही तो मैं डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज वैलिड। Contract is a valid contract. Contract is always a valid contract. ठीक है। अगर वो वैलिड नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हाँ, अगर वो अग्रीमेंट वैलिड होगा तो देन ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है तो दैट अग्रीमेंट इज कॉल्ड वॉइड। वॉइड क्या कॉल्ड? वॉइड, कल आदम। एक होता है वॉइड, एक वॉइडेबल। वो उसको उसकी तरफ आते हैं। वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होगा दैट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, बट जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल यानी वो लीगली नहीं होगा ना उसमें। उस अब वो इलीगैलिटीज क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए इस डेफिनेशन के अंदर कहीं लॉफुल की बात नहीं की, कहीं पे मेजर मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बातें नहीं की, कहीं की है? आंसर इज नो। कहीं पे जो कंसिडरेशन है उसकी बात नहीं की कि वो लीगल होनी चाहिए, नहीं की ना। बट लॉ कहता है अग्रीमेंट, ऑफर्स, कंसिडरेशंस ये सब लॉफुल होनी चाहिए। अब देखिए ये सेक्शन 10 है आपका, क्या है? 10, सेक्शन 10, ठीक है। और लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट को डील करता है सेक्शन 23, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? मैं अभी बताता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने सवाल किया कि कौन से एग्रीमेंट मुझे पता चलेगा कि इन्फोर्सेबल है या नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, वो कंसेंट जो फ्री होती है वो एग्रीमेंट में वो ऑफर और एक्सेप्टेंस कहलाती है। आपसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, या किसी बच्चे से बच्ची से कोई शादी होती है तो वो फ्री विल से होती है ना, फ्री कंसेंट से होती है। इधर पिस्टल रखा हो, पीछे एक डांगा वाला 4 खड़े हो और वो तो जी जी मैंने कबूल है, वो तो कहेगी या कहेगा ना, वो साइन भी करेगा, वो अंगूठे भी लगाएगा, वो सब कुछ होगा, बट वो उसकी फ्री विल नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। अब मुझे ये बताओ, बच्चा 4 साल का है या बच्ची 4 साल की है, उसकी शादी कर दी जाती है, हो जाती है? हो जाती है, इसके मुताबिक तो हो जाएगी, एग्रीमेंट तो हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो कंप्लीट हो गया। बट नो आप उस सेंस में कह रहे हैं कि जहां पे क्योंकि वो माइनॉरिटी है, एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो माइनर है ना, तो मीनिंग देयर बाय कि वो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो फिर वो अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, वो लॉफुल एग्रीमेंट्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ वो लॉफुल एग्रीमेंट्स नहीं है, एग्रीमेंट्स जरूर है बट लॉफुल नहीं है। दूसरी बात, अब देखिए लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? अब आप कहते हैं शादी करते हैं, चल इंदिकार 10 जो है ना किलो चरस क्या है? कंसिडरेशन है। 10 किलो चरस कंसिडरेशन है। आया कि चर्च हमारे लॉ में परमिटेड है? नो। वाइन रख देते हैं, लिकर जिसको शराब कहते हैं,
वो रख देते हैं, वो कहते हैं ये कंसिडरेशन है। अब अग्रीमेंट हो गया, आप जाके कहोगे सर मेरी चरस नहीं देता, मेरा इसके साथ अग्रीमेंट हुआ था, लॉफुल एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, वजह कि वो ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल है। एक तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या फिर कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है। हो सकता है ऑब्जेक्ट ठीक हो, भाई ऑब्जेक्ट है कि मैंने आपसे शादी करनी है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ठीक है, बट एवज किस चीज के, चरस के, कंसिडरेशन कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी। और अगर आप कहते हो मेरा आपके साथ अग्रीमेंट ये हो रहा है, ठीक है, कि वो शख्स के साथ, बच्चे के साथ, या उस ऑब्जेक्ट मैंने जो लेना चाह रहा हूँ, जो आपका ऑब्जेक्ट है वही 2 नंबर है, वही अनलॉफुल है, तो फिर क्या होगा, अगर कंसिडरेशन लॉफुल भी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट जो है ना वो जी, ये हुई बात, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आई इस बात की। बिल्कुल सर। और अगर कोई शख्स है ही बार्ड बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, जी कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो। कॉम्पिटेंसी तो और बात हुई, बार्ड बाय लॉ, लॉ ने रोक दिया कि ये इंसॉल्वेंट है या वट एवर, किसी तरह से दिवालिया हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो उसके साथ लाग करते रहे कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट्स होंगे ही नहीं। अगर अग्रीमेंट्स नहीं होंगे तो वो नट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, और जो नट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो क्या होता है, वो वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट, वो वॉइड एग्रीमेंट। और जो इन्फोर्सेबल होता है वो वैलिड। वॉलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 2H है, ये 2G है, ये एग्रीमेंट। अब देखिए, मैं एग्रीमेंट आपको ऑफर करता हूं, मैंने आपकी गाड़ी खरीदनी है। अब ये बात याद रखिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर की एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होती है। कहते ने जी मैंने कुड़ी इंजी पसंद है, कहते नहीं, थोड़ी जी चेंज हो जाए ना तो फिर मैं तेन शादी कर लाँगा, या ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे करते ना, या जनाब आप कह रहे हैं 1 लाख की गाड़ी है, मैं कहता हूँ नहीं यार 80,000 कर लो। अब तो ये तो फिर मेरी ऑफर तो ख़त्म होगी ना, फिर तो वो काउंटर ऑफर कर रहा है, तुम ये कर लो मैं ये कर दूंगा। इसको कहते हैं वाइस वर्सा, बाहमी, म्यूचुअल। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल अग्रीमेंट। कौन सा, ऑन द, आप क्या कर रहे हो, पार्ट परफॉर्मेंस आप करोगे तो पार्ट मैं करूंगा, इनको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट्स, ठीक है। ये यहां पे 2F में है। अब इसको जरा देखिए, ए में ऑफर था, बी में एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस था, सी में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन थी, डी में कंसीडरेशन थी, ठीक है, और ई में एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं, रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं, तो एफ है। और अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो, अगर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो जी है, और अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो एच कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि प्रपोजल प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉर्मूला हमने बना लिया, ठीक है। अब एक और बात इसके अंदर, जब ऑफर करनी है आपको कैसे पता चलेगा ऑफर होगी, उसको वो आगे से कंसेंट शो करेगा जिसको ऑफर करेगा। मैंने कहा कि आप रहते हैं कसूर में या आप रहते हैं शेखुपुरा में, मैं लाहौर रहता हूँ, तो मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ या मैं आपसे गाड़ी लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब मैंने आपकी गाड़ी लेनी है 200 रुपये में, ठीक है, तो मैं कैसे आपको कहूँगा, आप फोन कर सकते, कम्युनिकेशन है ना, इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करना। वो किसी भी ज़राए से हो सकती है, वो आपके फ़ोन कॉल पे हो सकती है, वो आपके मैसेज पे हो सकती है, वो आपके पोस्ट से हो सकती है, ठीक है, ऐसा ही ना, आप डाक भेज दो। अब वो कहता है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी। आजकल बड़ा खूबसूरत तरीक़ाकार है कम्युनिकेशन कंप्लीट करवाने का, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो,
देख लेते तो मेक श्योर हो जाता है कि जिस वक्त उस तक डिलीवर हो गया, डिलीवरी का मतलब हो गई, उसके एक्नॉलेजमेंट, हाँ उसके नॉलेज में चला गया, दैट मीन दैट कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, ऑफर इज कंप्लीट। और फिर वो पढ़कर उसके अंदर लिखा हो कि जनाब, अब देखो कब ऑफर लैप्स भी हो सकती है ना, उसने कहा जनाब मुझे 1 दिन में रिप्लाई करो, ठीक है, या नहीं लिखा हो तो रिप्लाई करता ही नहीं, तो इट मीन्स कि वो नॉट एक्सेप्टेड, या उस टाइम में, या अगर टाइम स्पेसिफाइड है उसमें नहीं कर सका या अदरवाइज भी नहीं कर सका, हाँ तो फिर वो रिवोक हो गई ना, खत्म हो गई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ऑफर। अब इसी तरह पोस्ट है, जिस वक्त खत लिख के आपने भेज दिया, ठीक है, जिस वक्त भेज दिया, अब आपको पता है कि वहाँ पे पहुँचेगा, ये वो कोई सेम डे भी कहते हैं, कोई कहते हैं कल पहुँचेगा या 2 दिन बाद पहुँचेगा, वो जिस वक्त तक पहुँचेगा वो टाइम लिमिट है, उस वक्त समझा जाएगा कम्युनिकेशन हो गई उस टाइम तक। हाँ, अब वो आगे से रिप्लाई कर दे तो दैट मीन कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो गई। लेकिन आप चाहते हो जनाब गलती होगी, मैसेज कर दिया मैंने, नहीं यार इसको नहीं देनी, इसको नहीं करना, मैं इसको रिवोक करना चाहता हूँ, वापस लेना चाहता हूँ। अब आजकल तो ऑप्शन है डिलीट का, व्हाट्सएप मैसेज पे, पहले डाक्स जाती थी, कोरियर जाता था, टीसीएस जाता था, तो उस सूरत में क्या होता, आप जिस वक्त वो खत लिखते हो, सपोज 1 बजे पहला पोस्ट करते हो, तो 2 बजे याद था नहीं यार, अब आपको पता है 2 बजे खत पहुंचा नहीं है, बिफोर कम्युनिकेशन आप उसको रिवोक कर सकते हो, खत को पोस्ट ऑफिस से वापस नहीं आप दूसरा खत लिख दो, क्योंकि मिलने थे कल ही नहीं ना, समझ आ गई। बिफोर कम्युनिकेशन आप उसको क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, एंड मेक अनदर कम्युनिकेशन, हाँ वो कर भी सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको 2-3 चैप्टर्स इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करके मिक्स करके 2 के बाद ये कम्युनिकेशन की बातें कर रहे हैं, फिर बात करना एक्सेप्टेंस होगी तो अब सल्यूट होगी, जैसे मैंने पहले बात की उसी के टर्म्स एंड कंडीशन पे, अदरवाइज वो नहीं होगी एक्सेप्टेंस, फिर तो वो काउंटर ऑफर होगी ना, वो माने ना माने। मैं कहता हूँ जनाब मैंने 500 में आपकी गाड़ी लेनी है, ऑफर, आप कहते हो नो सर मैंने तो 600 में देनी, तो क्या ये ऑफर एक्सेप्ट हुई? आंसर इज नो, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, हाँ जस्ट ऑफर हो रही है, ऑफर हो रही है। तो ये चैप्टर है। अब बात कर रहे हैं हम इसकी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वाइड और वाइडेबल, 3 चीज़ें हैं क्या, एक होता है वैलिड, जिसको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इसने नहीं बोला, कॉन्ट्रैक्ट बोला है, ठीक है, एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक दरमियान में होता है वो जो ना ही है ना शी है, on the behalf of part, consent of parties, मतलब वो ना इधर का है ना इधर का, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, ठीक है, मतलब जो नॉट एनफोर्सेबल। अब देखिए वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है जरा बताइएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो नॉट एनफोर्सेबल, वो एग्रीमेंट जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो क्या है, वाइड एग्रीमेंट। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? कौन सा होगा? हाँ यही बात करनी है ना, जो सीजेस टू बी इन्फोर्स होगा। हाँ, ये नहीं हो सकता कोई जो सब्जेक्ट मैटर उसमें लिखा हुआ है वही खत्म हो जाए, या जिस बंदे के साथ किया वही मर जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इन्फोर्स। ये याद रखिए, हमें ज़्यादातर इन चीज़ों में वो कन्फ्यूजन आ जाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस टू बी इन्फोर्स हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वैलिड का तो पता है, जो इन्फोर्सेबल भले होंगे। अब बात है इस साहब की, वर्डेबिलिटी किसको कहते हैं? वो कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए फ्री कंसेंट से, फ्री कंसेंट तो है नहीं, और एग्रीमेंट हो गया, बज़ाहिर तो वो लग रहा है ठीक है, लेकिन वो तो डरा धमका के कोर्जन के ज़रिए, वो फ्री कंसेंट सेक्शन किस में बताई हुई है, 14 में। अच्छा 10 में सर क्या बताया है? ये सारे इंग्रेडिएंट के कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो होते हैं
क्या, व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड हु आर कॉम्पिटेंट, ये सारा। 13 में कंसेंट और फ्री कंसेंट में बड़ा फर्क है, याद रखिएगा। कंसेंट एंड कंसेंट 13 में है। कंसेंट वो होती जो आपने, मैंने क्या आपने मान लिया, बट किस वे से माना है ये नहीं बता। बट फ्री कंसेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। उसने कहा फ्री कंसेंट वो होती है जो कि नॉट कॉज्ड बाय कोerशन हो, ठीक है, आगे नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, और नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड हो, नॉट कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन हो, नॉट कॉज्ड बाय मिस्टेक हो। तो ये इंग्रेडिएंट अगर नहीं होंगे तो देन क्या होगा, वो कंसेंट होगी बट फ्री कंसेंट, वो फ्री कंसेंट होगी अगर ये वाले नहीं होंगे तो। अगर ये होंगे तो कंसेंट होगी, फ्री नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो उसमें कन्फेशन के टॉपिक में कि ये वाले इंप्रेशन रिमूव कर दिए जाएं तो वो कन्फेशन है, अदरवाइज वो कन्फेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 29 तक ये सारी बातें चलेंगी, ठीक है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, बताएं जी कौन से होते हैं। सर जो है ना वो वैलिड भी हो सकते हैं, वॉइड भी हो सकते हैं। वॉइड भी हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा? वो जो पार्टीज हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनकी मर्जी है। अगर सपोज वो फ्री कंसेंट से नहीं, अगर कंसेंट फ्री कर दी जाए तो मैं यही अर्ज कर रहा था, फ्री कंसेंट है, अब ये नहीं है, अग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया आपके मुताबिक, तो सारों के मुताबिक, लेकिन आपने दावा कर दिया जनाब इसने तो फ्रॉड से किया है मेरे साथ, मेरी कंसेंट थी जरूर बट फ्रॉड किया है इसने मेरे साथ, ठीक है, या इसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएंगे, अब वो जो अग्रीमेंट है ना वो आ गया दरमियान में, वॉइडेबल होने जा रहा है। अगर साबित कर दिया कि ये वाकई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन किसी से हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। और अगर साबित ना कर सका तो वो क्या हो जाएगा, तो ये एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुआ ना, तो दैट इज कॉल्ड वॉइडेबल एंड क्या, वॉइडेबल एंड वॉइड एंड वैलिड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कहाँ है, वॉइडेबल आई में है और वॉइड जे में है, ठीक है, 2i एंड 2j। तो आज आप यहाँ तक देखेंगे, कल आप मुझे ये पढ़ के सुनाएंगे, कल आप थोड़ी सी रीडिंग करवाएं ना। मैं नहीं, रीडिंग इसकी करवा दी मैंने, ठीक है। तो वो आप सिर्फ ये आपने इसी तरह नेक्सस बनाएंगे तो समझ आएगी, एक एक चीज पढ़ेंगे तो। अब देखिए मैंने यहीं पे सारा कुछ बताया तो आपको समझ आया, अदरवाइज नहीं। देखें बात यहाँ पे 3 सेक्शन देखें, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल and acceptance respectively are made to be deemed to be made by act or omission of party proposing, accepting or revoking, by which he intended to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। बाहर देखिएगा शायद कोई है, गोल के देखिए शायद बाहर कोई है। communication when completed, ठीक है। उसने कहा कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब उसके नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड एंड अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर्स ऑफ द एक्सेप्टर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of the proposer, the communication of revocation is complete, as against Islam। जी, तो communication when completed
ये इसको चला देते, चले खैर इसको चला दें पहले। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, उसने कहा द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। मैंने कहा कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? जब उसके नॉलेज में आ जाए। आज हम व्हाट्सएप करते हैं, किसी के नॉलेज में कब आती है? जब वो देख लेता है, आपको पता चलता है ना कि उसके नॉलेज में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब? एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। मैंने कहा ये 1872 का है, उस वक्त डाक ही होती थी। मॉडर्न आज भी एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप वाली, ठीक है। जब आपने भेज दिया और आपकी रीच से बाहर हो गया तो फिर ये क्या हो गया? समझा जाएगा कि चला गया, ठीक है। और द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टर, जब उसके नॉलेज में आ गया तो उसने समझा कम्युनिकेट हो गया। और रेवोकेशन कंप्लीट कब होती है? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन इट पुट इन टू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू पर्सन टू होम इट इज मेड एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक इट एज अगेंस्ट द पर्सन, वही सेम बातें, ठीक है। और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, रिवोक कब किया जा सकता है? 5 में कहता है मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन। हमने कहा मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप किया, आप कहते हो कि वो ना पढ़े, तो आजकल तो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न चीज़ें हैं, आप डिलीट कर देते हो मैसेज को, वो उसको नहीं मिलता। तो इट मीन्स, या पहले ये नहीं होता था तो आप क्या करते थे? एक मैसेज और कर देते थे, जनाब ये मैसेज गलती से हो गया। आपने जब भी रिवोक करना है अपना ऑफर प्रपोजल, कब करना है? या एक्सेप्टेंस कब करना है? बिफोर द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट करनी है उसके नॉलेज से पहले, ठीक है। आप कहीं गुम हो गए हैं, आपको शायद समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। जब तक वो जिसको की है मैंने पहले बता दिया कम्युनिकेशन रिवोक तब होती है जिस वक्त क्या होगा? जब तक उसको नॉलेज में ना आए, ठीक है। होगी, शाबाश। इसी तरह रेवोकेशन हाउ मेड, उसने कहा ये तरीके जो मैंने उस वक्त भी बताए थे, क्या? नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजल टू द अदर पार्टी, नोटिस कर दिया जाए कि भाई या लैप्स ऑफ टाइम जो प्रेस्क्राइब किया था, या फेलियर टू एक्सेप्ट हो जाए। तो ऐसी सूरतों में क्या होगा? या डेथ इंसेनिटी हो जाए, बंदा मर जाए या इंसेन हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें मैंने पहले बता दी हैं, सिर्फ आपके वो आसानी के लिए कि चलो आप पढ़ लो इसको। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये बात भी पहले मैं बता चुका कि वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए और एब्सोल्यूट होनी चाहिए कि जनाब मैंने अगर कार बेची है, मैं कार ऑफ़र कर रहा हूँ कि जनाब 500 की लेनी है, तो वो कहेगा ठीक है। ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं मैंने तो 400 की लेनी है या मैंने तो 600 की देनी है, तो फिर वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट किस सूरत में है? जब वो उससे अग्री कर जाए, ठीक है ना, तो फिर वो क्या है? एब्सोल्यूट है। और इसी तरह एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, और एक्सेप्टेंस हमेशा किस कंडीशन पे होती है? जैसे मैंने यहाँ पे कहा था वो डिज़ायर होती है, कंसिडरेशन होगी तो देन ही वो एक्सेप्टेंस होगी, और अगर नहीं कंसिडरेशन तो फिर वो मे बी अ गिफ्ट बट नॉट अ अग्रीमेंट। इफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिकम अ प्रॉमिस एंड promise in that promise in a promise a consideration, that promise is called agreement, and in which promises there is no consideration, that promises are called gifts but not agreements, okay। agreements वो होंगे जिनमें consideration होगी, और जो agreement enforceable by law होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? वॉइड अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक। अब बाज़ औक़ात मैंने कहा कि अग्रीमेंट कहता है मैं करता हूँ, तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, तो जब वाइस वर्सा बातें आ जाती हैं कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, तो फिर क्या होता है? नहीं सर, उसको रेसिप्रोकल अग्रीमेंट कहते हैं। शर्त में और बात होती है, शर्त। अब हाँ, ये काउंटर ऑफर वाली बात है। वो कहता ठीक है मैं मान गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा?
ये रेसिप्रोकल है। देखिए ई देखें, मैंने इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। रेसिप्रोकल के अंदर ये रेसिप्रोकल की है एफ में, 2F। देखें, promises which form the consideration are part of consideration for each other, एक दूसरे के लिए, तुम ये करो तो मैं ये करूंगा। कंसिडरेशन मैंने कहा कंसीडरेशन पार्ट हो अप्लाई होगा ना, that are called रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, बाहमी। रेसिप्रोकल मतलब बाहमी, म्यूचुअल। तो ये आपका क्या है, अब आपने कल ये पढ़ के जो आना है, मैंने अभी बताया कि फ्री कंसेंट के आपको 14 में है, और 14 के अलावा फ्री कंसेंट 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 यहाँ पे मैंने बता दिया कौन सी कंसिडरेशन। अगर फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, कोर्जन, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर ये होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एबल होगा, वॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो दैट कंसेंट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। और व्हेन क्या हो सकता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से होगा तो देन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम एन एग्रीमेंट, ऑन वैलिड एग्रीमेंट, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपने कल 29B से C तक है पढ़ के आना है। जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी हम इसको अगेन कल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। वो शर्तिया होते हैं कि भाई ये शर्त है, कहता है जी मैं तुमसे शादी इस सूरत में करूँगा कि अगर वो लड़की फलां से शादी कर ले तो, ठीक है, वो करेगी तो मेरी होएगी, नहीं तो नहीं होएगी, डेफिनेटली ना। तो वो ये शर्त वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो कंटिंजेंट होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।